नमस्कार व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी। स्वागत है आपका इस लाइव में। धन्यवाद। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर। कैसे हैं ये रिश्ते, समय के साथ ये किस तरह विकसित हुए ये दोनों देशों के बीच रिश्ते, और अगर ट्रेड की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, तो इस दिशा में क्यों इन रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत हो रही है। अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो वो पिछले साल हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसे और समग्र बनाने की, उसे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में पर बातचीत चल रही है, जिसके इस साल तक पूरा होने की उम्मीद है। जैसा कि दोनों देशों के निकले शशांक जी, अगर हम दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो किस दिशा में जा रहे हैं ये रिश्ते, और ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों क्वाड समूह के सदस्य हैं, ईस्ट एशिया समिट के सदस्य हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज होने की वजह से क्रिकेट हम लोग खेलते हैं। तो ये पीपल टू पीपल रिलेशंस में बहुत स्ट्रॉन्ग टाई अप हो जाता है। और इसी को दिखाने के लिए हम देखेंगे कि अल्बानीज का विजिट जो है वो अहमदाबाद से शुरू हुआ, जहाँ की फाइनल टेस्ट मैच चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वहाँ पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टेडियम में जाकर सब लोगों से मुलाकात की और दोनों टीम्स को उसमें एनकरेज किया कि वो अपने अच्छे से अच्छा रोल प्ले करें। तो मैं समझता हूँ कि एक पीपल टू पीपल टाई अप जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाएगा इन रिश्तों में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ को हम एशिया में सपोर्ट करना चाहते हैं। खासकर जब चीन के संदर्भ में देखते हैं तो चीन में जो इस समय राष्ट्रपति चुने गए हैं तीसरी बार, अनप्रेसिडेंटेड, शी जिनपिंग, तो वो एक प्रकार से जो है अपने पड़ोसी देशों के ऊपर थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग करते रहते हैं, थोड़ा दबाव डालते रहते हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को साथ में मिलकर कोशिश कर सकते हैं कि जो इंडो पैसिफिक की सी लेन्स हैं वो ओपन रहें, रूल बाउंड रहें, और ट्रेड के लिए, ट्रैफिक के लिए हर तरीके से जो है पूरे तरीके से सबका आवागमन जारी रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि चीन जो है उस पर हावी होकर उन सी लेन्स को कंट्रोल करना चाहता है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की ये रिश्तेदारी इंडो पैसिफिक फोरम में ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और एक तीसरा देश जापान, वो भी क्वाड का सदस्य है, और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से इंडो पैसिफिक में अपने साझेदारी को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो आपस में या और पड़ोसी देशों में इन्वेस्टमेंट्स हों, या भारत के अंदर सप्लाई चेन्स को ऑल्टरनेटिव दिशा देने की बात हो, तो उसमें मेरे ख्याल से ये इंडो पैसिफिक में इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हमको ध्यान में रखना है कि अमेरिका इस समय चीन को थोड़ा सा डिसएंगेज करना चाहता है। पूरे तरीके से तो मैं कहूँगा कि एडवर्सरी नहीं बने हैं, लेकिन उनका चिप्स एक्ट है जिसमें सेमीकंडक्टर्स और जो टेक्निकल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उससे वो चीन को थोड़ा दूर रखना चाहता है। वो कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अमेरिका के अंदर ले जाना चाहता है, बाकी ऑल्टरनेटिव सप्लाई की बात करता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, वॉशिंगटन जा रहे हैं, तो रास्ते में भारत में रुके हैं। महत्वपूर्ण उन्होंने साझेदारी को बताया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और उन्होंने इच्छा जाहिर करी है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, स्पेस टेक्नोलॉजीज में, साइबर में, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो सोलर का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मसला हो या हाइड्रोजन एनर्जी का मसला हो, वो इसमें भारत के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी तरीके से जो है हम जो है अपने यंगस्टर्स के बीच में एकेडमिक और साइंटिफिक टेक्निकल एक्सीलेंस के क्षेत्र में ज़्यादा कोऑपरेशन के एरियाज ढूंढ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस बहुत बड़ी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी, और इसके रिजल्ट्स जो हैं भारत को और एशिया को जो है मिलने चाहिए कुछ अगले सालों में। जैसा आपने कहा है कि अभी पिछले साल इकोनॉमिक पैक्ट हुआ है, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि भारत का पहला डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है। तो इसको हमें देखना होगा किस प्रकार से ये चलता है। तो उससे
समर्थन मिलेगा जो हम जर्मनी के साथ बात कर रहे हैं, यूरोपियन संघ के लिए, इंग्लैंड से बात चल रही है, अमेरिका से बात चल रही है, तो उन सब में ये बात मालूम चलेगी कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोनों एशियाई मुल्क हैं, उसमें अगर ये अपने रिश्ते आगे बढ़ाते हैं, जिसमें भारत के 95%, 96% गुड्स को जो है फ्री एंट्री मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के भी 86% गुड्स को भारत के अंदर फ्री एंट्री मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है हम समझते हैं कि ये नए रिश्ते जो भारत बनाना चाह रहा है दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, और खासकर इस साल में जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इसमें जी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने आके बहुत तारीफ करी और बहुत उन्होंने समर्थन देने की बात करी कि भारत की G20 की अध्यक्षता बिल्कुल सफल रहनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है ये। जी, इस साल अगर हम बात करें तो 3 बार मुलाकातें होंगी प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ के बीच में। क्वाड समिट में भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। साथ ही अगर हम बात करें डिफेंस टाइज की, तो मालाबार एक्सरसाइज दोनों देश एक साथ करेंगे, जिसमें क्वाड की दूसरी कंट्रीज भी होंगी। और ऐसे में यहाँ बात है इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, यहाँ बात है इंडो पैसिफिक की बात आती है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है, डिफेंस के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आती है। तो अगर हम दोनों देशों की तरफ देखें तो दोनों साथ डिफेंस और सिक्योरिटी पे ये जो 4 दिन का विजिट रहा एंथनी अल्बनीज़ का, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का, उसमें फोकस डिफेंस और सिक्योरिटी पर ज्यादा रहा, इंडो पैसिफिक रीजन पर ज्यादा रहा, जो कि चाइना का जो डोमिनेंस है उससे जिस तरह बाकी सब देश चिंतित है। शशांक जी। ये डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है ये बहुत ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें चीन का वर्चस्व जो बढ़ा है एशिया के देशों में, उसको बैलेंस करने के लिए आवश्यक है कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया खाली अकेला देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पीछे ऑकस के पूरे देशों की ताकत है, अमेरिका और इंग्लैंड के जी साथ में। और जो नए टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स का क्षेत्र है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ मदद करना चाहते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर क्वाड के इसमें फील्ड में या बायलैटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी में, और खासकर साथ में काउंटर टेररिज्म को भी इसमें लेकर चलते हैं, तो हम समझते हैं कि जो ऐसे इश्यूज हैं जो इंडो पैसिफिक के कंट्रीज के लिए, मैरीटाइम लेन्स के लिए, और भारत के जो काउंटर टेररिज्म का एक इनिशिएटिव हमेशा से रहा है, उसमें ज़्यादा मदद मिल सकती है। जी। और अगर सर आपने ट्रेड की बात करी तो 2021 की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच के ट्रेड की जो बात होती है वो करीब 27.5 की करीब 27.5 बिलियन डॉलर का 2021 में रहा था, और अगले 5 सालों में इसे 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात हो रही है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है, और कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत को फायदा हो सकता है? खासतौर पर अगर हम जिस तरह की एफटीए की बात करें जो पिछले साल हुआ, तो भारत के बिजनेसेस जो हैं, और अगर हम सेक्टोरल बात करें तो क्या भारत इम्पोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया से और क्या एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जी। जहाँ पे वो रेयर भारत अर्थ के की बात होती है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात होती है, यूरेनियम की बात होती है, और भी इस तरह के जो मिनरल्स हैं, बेसिक मिनरल्स, वो चाइना को बहुत सप्लाई करते रहे हैं। और अगर वो भारत को अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स भारत की तरफ से बनती हैं, तो भारत में अभी भी उनका आ रहा है वहाँ से बहुत मिनरल्स वगैरह, और वो आगे आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। इसी तरीके से भारत से जो है ऑस्ट्रेलिया में जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आईटी कंपनीज हैं, जी बैंकिंग कंपनीज हैं, उसमें भारतीय लोग बहुत काम करते हैं और भारत के लोग उसमें साथ में जुड़े रहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये अगर हम लोगों का ट्रेड आपस में बढ़ता है और ओपन फ्री ट्रेड मिलता है, तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स जो है भारत में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी आगे बढ़ेगा। अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया की कुछ कंपनीज ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। कभी कभी ये जी एनवायरमेंटल लॉबीज के लिए थोड़ा सा वो डिस्करेज करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको पूरे तरह से मदद की है भारतीय इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बढ़ने के लिए। तो हम समझते हैं कि अगर इंडिया
एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर बनता है आगे, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का पार्टिसिपेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करता है, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक्सपोर्ट क्षेत्र में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और उसमें चाहेंगे कि अगर इंडिया के साथ में रिश्ते बढ़ते हैं तो इंडिया को भी वो पूरा के पूरे तरीके से अपने क्रिटिकल सप्लाईज है इंग्लैंड वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से भेजना चाहेंगे। जी। और जिस तरह हम ज़िक्र कर रहे थे कि पीपल टू पीपल टाइज़ की अगर हम बात करें, तो एक बड़ा लार्ज ग्रुप है भारत के लोग, ओरिजिन के लोगों का, इंडियन ओरिजिन के लोगों का, करीब 9,76,000 के करीब भारतीय इंडियन ओरिजिन के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट जो है ये एक तरह से कम्युनिटी है ओवरसीज़ की जो ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना के बाद। चाइना ओरिजिन के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे में पीपल टू पीपल टाइज़ की कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और भारत की स्किल जो लेबर है, उसकी ऑस्ट्रेलिया में कितनी ज़रूरत है? हम समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के लोगों के और भी बहुत जाने के पोटेंशियल है, और ऑस्ट्रेलिया ने इस समय ऑलरेडी ये कहा है, अनाउंस किया है कि वो इमिग्रेशन के लिए और मोबिलिटी के लिए इंडिया के साथ में नए एग्रीमेंट करना चाहेंगे। तो वो उन्होंने ग्रुप सेटअप कर दिया ताकि एक्सपर्ट्स जो हैं उसको देख सकें कैसे जल्दी से जल्दी एक तो वीसा जल्दी मिल सके, इमिग्रेशन के लिए ज़्यादा चांसेस मिल सकें इंडियंस के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, तो भारत जो है वहाँ पे ज़्यादा जा सकता है। एक हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक आइलैंड फोरम कंट्रीज के साथ में भी एक पड़ोसी देश है, और भारत के मूल के बहुत नागरिक उस पीआईओज जो हैं उस क्षेत्र में रहते हैं, खासकर फिजी में। जी। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि फिजी के लिए भी और पैसिफिक आइलैंड फोरम के साथ में जहाँ हमने भारत के साथ में एक अलग फ्रेमवर्क बनाया है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिलेगा, न्यूजीलैंड का सपोर्ट मिलेगा। तो हम समझते हैं कि अगर चाइना वहाँ पे नए चैलेंजेस कर रहा है पैदा इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए, तो उनको बैलेंस किया जा सकता है अपने इंडियन कम्युनिटीज़ को, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, चाहे फिजी या और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में हो, उनको जो है हम पूरे तरीके से समर्थन दे सकते हैं। जी। एजुकेशन सेक्टर की बात करें अगर सर हम, तो भारत में जो पहली विदेश यूनिवर्सिटी का कैंपस गुजरात की गिफ्ट सिटी में, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, और 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शुरू होने जा रही हैं, अ, जिनमें स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। भारत में जो पहली एक विदेश यूनिवर्सिटी होगी, उसका कैंपस यहाँ शुरू हो रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में जो एक तरह से एजुकेशन सेक्टर में क्या संभावनाएं नजर आती हैं? ये एजुकेशन सेक्टर मैं कहूँगा कि बहुत ही इनोवेटिव एरिया है, क्योंकि देखिए पुराने ज़माने में भारतीय विद्यार्थी यूके या यूएसए ज़्यादा जाना चाहते थे, और इन देशों में कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, वीसा आसानी से नहीं मिलेगा, लोकल ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं वहाँ डिग्री लेने के बाद में, या 1 साल के अंदर ही आपको वापस आना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने अपने देशों के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लिबरलाइज किया। तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो नया अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में आने के लिए और इंडियन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये नया प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और जो हमारे अभी 9,70,000 भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं, तो उनका नंबर बहुत जल्दी दुगना भी हो सकता है। जिस तरीके से हम ट्रेड को कहते हैं कि दुगना हो जाएगा अगले 5 साल में। मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से बात कर रहा था, और मैंने पूछा उनसे कि आपके यहाँ तो जो हमारे भारतीय विद्यार्थी जाते हैं, वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के तो शायद नहीं जाते हैं, क्योंकि वो तो यूके, यूएसए जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि सेकंड टियर सिटीज़ के लोग ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में आसानी से एडमिशन मिल जाता हो। तो उन्होंने बहुत मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई। वो कहने लगे कि देखिए ऐसा है कि वो डिफरेंस जो है आपके टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ का, वो शुरू के 4-5 महीने के अंदर ही रहता है। जिसमें हो सकता है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन हमने देखा है कि 4-5 महीने के बाद में जो आपके इंडियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे होते हैं, वो इक्वली गुड होते हैं, इक्वली कॉम्पिटेंट होते हैं, जैसे कि जो आपके स्टूडेंट्स यूके या यूएसए में गए हैं। और हमें बहुत खुशी है
कि जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं लोकल स्टूडेंट कम्युनिटी को और अपने एकेडमिक करियर्स को, प्रोग्राम्स को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो कह लें कि वो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में आएँ और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को वो अपने पूरे तरीके से मदद दे सकें। जी। सर, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की और इंडिया की बात करें तो इस बीच जो एक कॉमन एक चैलेंज दोनों के लिए उभरता है वो चाइना फैक्टर है। चाइना की एक 5G नेटवर्क कंपनी को बैन भी किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद कोविड जब पैंडेमिक आया उस पर सवाल भी किया ऑस्ट्रेलिया ने कि उसका ओरिजिन क्या था। और फिर बहुत सारे एक तरह से ट्रेड टाइज जो हैं वो स्ट्रेन हुए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो उन दोनों जो जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन की हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि वो एक चाइना एक तरह से उसका चाइना का प्रभुत्व, उसका डोमिनेंस सभी को चिंता में डाल रहा है। तो एक कॉमन चैलेंज है दोनों देशों के लिए, भारत के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के भी लिए भी, चाइना। तो ऐसे में अब दोनों देश साथ आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं, डिफेंस टाइज को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों देशों का साथ आना कितना ज़रूरी है? नहीं, आपने बहुत ये अच्छा प्रश्न उठाया है चाइना का, क्योंकि चाहे डायरेक्टली हम लोग ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आपस में दोस्ती की बात कर रहे हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की, डिफेंस के सेक्टर में, सिक्योरिटी के और नई टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में, लेकिन पीछे ये ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए कि चाइना जो है, और जैसे आपने कहा कि चाइना के लोग ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। चाइनीज हमेशा से जो भी चाइनीज बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में, उनको किसी न किसी तरीके से ज़्यादा एनकरेज करती है, कोशिश करती है कि उनके साथ में संबंध बना के रखे जाएँ। तो एक ऑस्ट्रेलिया भी मैं कहूँगा कि इस वास्ते कि जब कोविड का मसला उठा, तो ज़रूर सब देशों को लगा कि कोविड जो है चाइना से ही शुरू हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद पहला देश था जिसने बहुत तेज़ी से ये बात बोल दी कि कोविड जो है ये चाइना का कोविड है। तो चाइना वालों ने बहुत नाराज़ हुए इस बात से। तो एक मैं प्रकार से मैं कहूँगा कि कई बार ऑस्ट्रेलिया का ये अ, नई बात भी है कि जो बात हम कहना चाहते हैं कई बार नहीं कहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, एशियन कंट्री है, नहीं बोलना चाहिए चीन को इस तरीके से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले बोल देंगे पूरे तरीके से। वो सीधा-सीधी बात कर देते हैं। तो एक प्रकार से जो चाइना ने कोविड फैलाया है, वो ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स ने सीधे-सीधे उनको बोल दिया था। तो हम समझते हैं कि ये भी उनकी एक अच्छी बात है, जिसके साथ में हमको अगर उनके साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं, तो वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और जो एशिया के और देश हैं, उनको इसमें बहुत मदद मिलेगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस साझेदारी के साथ में, और जो रणनीतिक हमारी नीति उनके साथ बनती है। क्योंकि देखिए, जापान और कोरिया, वो चीन के ज़्यादा पड़ोसी देश हैं। वो हर बार वो ध्यान में रखना चाहते हैं कि उनके जी। ट्रेड के रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस चीन के साथ में पूरे तरीके से ना बिगड़ जाए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी भी काफ़ी जुड़ी हुई है चीन के साथ में, भारत की भी जुड़ी हुई है। लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत अगर आपस में मिलकर चलते हैं तो एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन ऐसा बन सकता है ज़्यादा ईज़िली, जो कि और देशों के साथ में इतनी आसानी से नहीं बन सकता है। तो हम समझते हैं कि शुरुआत अगर करनी है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो है, ये इनोवेटर्स हो सकते हैं फॉर ए न्यू वर्ल्ड रिलेशनशिप इन एशिया, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल रिलेशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। जी, तो कोई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला शशांक जी इस चर्चा में। अगर हम दुनिया भर की इकोनॉमिक स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, हम जिस तरह देख रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक अ, उसमें जिस तरह जो हुआ और जिस तरह बैंकिंग सेक्टर के जितने भी बैंकिंग इंडेक्स है वो गिरा, अमेरिका में, दुनिया भर के यूरोप में भी, भारत के भी मार्केट्स पर इसका असर पड़ा। तो जिस तरह की फाइनेंशियल स्थिति बन रही है दुनिया भर में और अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए, किस तरह के कॉशन हमें, सावधानी हमें बरतनी चाहिए किसी भी देश के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने के लिए, बिजनेस टू बिजनेस टाइज, ट्रेड रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, मौजूदा स्थिति को देखते हुए? ऐसा एक तो ये है कि हमको अमेरिका के साथ में जो उनके बैंकिंग सेक्टर्स हैं बहुत
क्लोजली वॉच करना चाहिए कि किस दिशा में वहाँ पर इस समय स्थिति चल रही है। और साथ में अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या अमेरिका के जो और पड़ोसी देश हैं जैसे कनाडा है या यूरोप के देश हैं जो बहुत क्लोजली इन्वॉल्व हैं, तो उनके जी, साथ में अगर हम वार्तालाप करते हैं, कंटिन्यूस डायलॉग करते हैं, तो हमको ज़्यादा मालूम चल जाएगा कि क्या वीकनेसेस हैं अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर के और किस तरीके से हम अपने को उनसे इंसुलेट कर सकें। अभी देखिए पिछले कुछ महीनों के अंदर ही अमेरिका में उनके फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ाते चले गए हैं। तो किसी को मालूम नहीं था कि इंटरेस्ट रेट जल्दी बढ़ जाएंगे। अगर पहले वो 0.5% थे तो अब पहुंच गए 4.5%। तो ऐसे में अगर और बैंक्स ने अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद रखी थी कई बिलियन डॉलर्स की सोच के कि लो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और फिर सडनली 4.5% हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है वो तो सब डॉक्यूमेंट बिल्कुल वो तो जीरो हो गया क्योंकि वो पड़े हुए हैं। अब जैसे ये बैंक की जिसमें कहा है वो कहते हैं कि उनके 80 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ले रखे थे 1.5% इंटरेस्ट में। तो सडनली जब बैंक को तो वो तो सिक्योरिटी पेपर तो बिल्कुल यूजलेस हो गए हैं और कई लोगों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। तो दैट इज मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इससे ये भी हो गया है कि बहुत देश जो है वो अमेरिका से अपने रिश्तों को मजबूत भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर डॉलर्स के अंदर ही वो डिनोमिनेट करते रहेंगे अपने सारे इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को, तो अमेरिकन डॉलर की प्राइस उनके लोकल करेंसीज को बिल्कुल उनकी वैल्यू को इरोड कर देगी। हमने खुद देखा है कि हमारे यहाँ भी वो अब 80 के ऊपर पहुंच गया रुपया, लेकिन अगर पड़ोसी देशों में देखें तो पाकिस्तान 250 रुपए के ऊपर पहुंच गया। पहले वो 80 के बराबर ही होता था। और भी देशों में ऐसा हुआ है। तो हमको ये बहुत सोच समझ के चलना है कि भारत जो है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। हमें स्ट्रेंथ भी हमारी तो अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल कंजम्पशन है। तो एक तरीके से थोड़ा बहुत जो आइसोलेटेड भी है अपना इंटरनेशनल जो ट्रेंड्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम ये ग्लोबल सप्लाई चेन में जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसमें हमको ध्यान रख के चलना है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर कहीं से भी कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है तो दैट स्प्रेड्स आउट जी, वेरी फास्ट टू अदर बैंक्स इन द वर्ल्ड। और ये जो बैंक गया है सिलिकॉन वैली बैंक, इसकी बैंगलोर में भी जी, ब्रांच थी और इंडियन जी। स्टार्टअप्स में भी उन्होंने काफी पैसे लगाए थे, तो काफी उनको नुकसान होने वाला है। जी, तो दुनिया भर में किस तरह से आर्थिक स्थितियाँ बदल रही हैं, इस पर भारत को भी नज़र रखनी होगी और उसी तरह से अपने आगे के जो योजना है और डिसीजंस हैं, वो लेने होंगे। अंत में कई विषयों पर शशांक जी हमने चर्चा की, हमने ट्रेड टाइज़ पर बात की, हमने डिफेंस सिक्योरिटी पर बात की, हमने पीपल टू पीपल टाइज़ पर बात करी, हमने दुनिया भर में चल रही आर्थिक स्थिति पर हमने चर्चा की। तो अगर हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को देखें तो समय के साथ इनमें किस तरह के बदलाव आए हैं। कल्चरल एक्सचेंज की हम बात करें या टूरिज्म की बात करें या हम और बाकी इशू जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करें, तो आपकी कंक्लूडिंग कमेंट। मैं कहूँगा कि कल्चरल रिलेशंस की जो बात होती है, पीपल टू पीपल रिलेशंस की बात होती है, जी, तो उसमें मैं बहुत इस बात से खुश था कि प्रधानमंत्री ने काफी स्ट्रांगली जो हम लोगों का डिसअपॉइंटमेंट है, इंडियन कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, इंडियन रिलीजियस जी, प्लेसेस जो ऑस्ट्रेलिया में है, कल्चरल प्लेसेस हैं, उन पे अटैक हो रहे हैं लगातार खालिस्तानियों द्वारा, चाहे ब्रिस्बेन में हो चाहे मेलबर्न में हो। तो उसके लिए जो है उनके प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं बहुत सीरियसली इस बात को लेंगे और कोशिश पूरे तरीके से जो भारतीय लोग हैं उनके पूरा उनको सिक्योरिटी देने की वो कोशिश करेंगे और ये उनका जिम्मेदारी बनती है ऑस्ट्रेलियन सरकार की। तो भारत सरकार को भी एक वॉच ग्रुप रखना चाहिए इस बात को देखने के लिए कि जिन देशों में भी इंडियन कम्युनिटीज रहती हैं उनके कल्चरल और रिलीजियस प्लेसेस पे अटैक्स ना हो किसी तरीके से भी। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें पुराने ज़माने में 80s में ऑस्ट्रेलिया वाले सोचते थे कि इंडियन नेवी वॉज ए थ्रेट टू देम, और अब वो कहते हैं कि नहीं इंडियन नेवी तो बिल्कुल सपोर्ट है इंडो पैसिफिक के लिए, और तो बहुत बड़ी जी, बात है। मैं कहूँगा कि एकदम से जो है 180 डिग्री हमारे रिलेशंस बदल गए हैं 80 के दशक से और अब 2020 में आप पहुंचे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा भारत का और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं का कंट्रीब्यूशन है कि हमने पास्ट को भूलकर आगे के लिए दोनों देशों के हितों के लिए और अपने पूरे एशिया के अब विश्व के हित के लिए अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए चाल करा। इसमें क्रिकेट खेलने की भी बात है तो अच्छी बात है, क्रिकेट को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जितने भी ऑस्ट्रेलियंस भारत में रह रहे हैं या इंडियंस भारत ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनको अच्छे से अच्छे पूरे तरीके से सेफ सिक्योर और अपना पूरा पोटेंशियल अचीव करने का पॉसिबिलिटी होना चाहिए।
जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया शशांक जी इस चर्चा से जुड़ने के लिए और अपने विचार इस ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों पर साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों पर इस चर्चा को देखने के लिए कि जो एजुकेशन सेक्टर है, शिक्षा का क्षेत्र है, उसमें किस तरह से ये रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत में जो पहली विदेशी यूनिवर्सिटी गुजरात की गिफ्ट सिटी में शुरू हो रही है और 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, डेक्कन यूनिवर्सिटी और एक और यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी वो भारत में जो पहली विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में से होंगी। साथ ही डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में इन रिश्तों को मजबूत करने की बात हो रही है। ट्रेड टाइज को और आगे ले जाने की बात हो रही है, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले हो चुका है, लेकिन अब उसे और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने पर बातचीत चल रही है, जिसके साल तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। और कई पहलुओं पर हमने बातचीत की कि जो भारत इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं वो सेकंड सबसे बड़ी कम्युनिटी है ऑस्ट्रेलिया में, करीब 9,76,000 के करीब। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी कम्युनिटी है वो चाइनीज़ है, उसके बाद चाइनीज़ ओरिजिन के लोग हैं और फिर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। और व्यापार की अगर हम बात करें तो 2021 में करीब 27.5 बिलियन डॉलर कहा जाता है व्यापार होता था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, और इसे अगले 5 सालों में दोगुना करने की बातचीत हो रही है कि इसे 50 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। ट्रेड टाइज को और मजबूत करने पे बात हो रही है, जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में भी बताया, और जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश साथ आए और दोनों देशों के बीच में क्वाड के मेंबर हैं, क्वाड देशों में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत जो है वो साथ में इस मालाबार एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें क्वाड की दूसरी कंट्रीज भी होंगी। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखते हुए कई पहलुओं पे दोनों देश साथ आ रहे हैं और किस तरह से इन रिश्तों को और मजबूती दी जाए और अगले स्तर तक लेकर जाए, इस पर बातचीत चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा को देखने के लिए और हमारे इस पेज से जुड़े रहने के लिए। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है द मीडिया, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियोस लगातार उस पर हम पोस्ट करते रहते हैं, चर्चा आपसे जुड़े हो भी। और जब हम एक लंबी चर्चा करते हैं तो उसको हम छोटे सेगमेंट्स में भी बांटते हैं, तो उसे हम यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आप उसे देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए हमने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर बात की, लेकिन आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि ट्रेड रिलेशंस पर, तो उसको हम एक छोटा हिस्सा बनाकर उसका अपलोड कर दिए यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक इस चर्चा से जुड़े और जो भी इसमें इसे लाइक कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने दर्शकों को ये बता पाएँ कि हमारे दूसरे देशों से कैसे रिश्ते हैं, भारत में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका आप पर क्या असर पड़ रहा है और क्यों हमें उसे समझना, जानना ज़रूरी है। तमाम पहलुओं पर हम अपने कार्यक्रम जो हैं उनमें चर्चा करते हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हम बुलाते हैं इन चर्चाओं में और उनसे समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत सारे पहलू होते हैं, हमारे आस-पास हो रहे होते हैं, उनका सीधा या अप्रत्यक्ष रूप से जो असर होता है, उसको हम समझने की कोशिश करें। तो आप सभी व्यूअर्स का शुक्रिया इस चर्चा से जुड़ने के लिए और हमारे तमाम कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस पेज से जुड़े रहिए, इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।